भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास मतलब हम जानते हैं कि भारत में किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कानून बनाए, अधिनियम बनाए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संवैधानिक विकास। तो इसे हम लाइन से देखते हैं, कौन कौन से कानून थे, कौन कौन से अधिनियम थे और उसके प्रावधान क्या थे। तो सबसे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या किया गया? कंपनी को प्रशासित करने के लिए, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासित करने, इस पर शासन का नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और क्या किया गया? कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और क्या किया गया? इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सरकार का गठन किया गया। ये सरकार किससे मिलकर बनती थी? 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल से मिलकर बनती थी। तो ये 4 सदस्य और गवर्नर जनरल मिलकर ही अब क्या बनाने लगे? भारत देश के लिए अधिनियम। फिर उसके बाद 1781 का अधिनियम आया। 1781 अधिनियम में क्या किया गया? सबसे पहले तो ये किया गया, इसमें जो कमियां थी उसे दूर किया गया। क्या कमियां थी? अब कलकत्ता की जो सरकार थी वो सिर्फ कलकत्ता के लिए कानून बना सकती थी, लेकिन 1781 में से सुधार करके क्या कर दिया गया? अब कलकत्ता के सरकार को मद्रास और बम्बई, इन दोनों जगह प्रशासन करने और कानून निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है। फिर आते हैं 1784 का, जिसे हम कहते हैं पीट्स का इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया था? इस अधिनियम में एक समिति की गठन किया गया था। 2 समिति का गठन किया गया था। एक समिति को कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक को कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए थे? व्यापारिक मामलों के लिए एक समिति थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए थी? राजनीतिक मामलों के लिए एक समिति थी। किसके लिए? राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है। 1784 के बाद देखते हैं हम 1793 का चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट के द्वारा हर 20-20 साल में एक अधिनियम आता है। जैसे 1793 के बाद आप देखेंगे 1813, ठीक इसके 20 साल बाद देखेंगे आप 1833, फिर इसके 20 साल बाद 1853। इस तरह से हर एक 20-20 साल में अधिनियम। तो 1793 के चार्टर एक्ट की एक प्रमुख बात क्या थी? इसकी सबसे पहले प्रमुख बात थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका वेतन अब किससे दिया जाने लगा? भारतीय राजकोष से। सत्रह सौ 93 के बाद ठीक इसके 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आया, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहला ये किया गया कि भारत का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको ख़त्म कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तब उसे सिर्फ 20 साल के लिए ही भारत पे व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। इसे हर 20-20 साल में बढ़ाया गया, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया गया? उस व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी अंग्रेज क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था।
कोई भी अंग्रेज अब भारत में व्यापार कर सकता था, या कोई भी कंपनी, कोई भी अंग्रेजी कंपनी या ब्रिटिश कंपनी भारत में अब व्यापार कर सकती थी। तीसरा क्या किया गया, भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार रहने दिया। चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 3 चीज़ें की गई। चौथा चीज़ इसमें क्या किया गया, जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी, उन्हें 1813 से पहले कोई ऐसा अधिनियम नहीं था इनको आने के लिए, मनाही थी। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भी आज्ञा प्रदान की गई, भारत में आने की आज्ञा प्रदान की गई। और क्या किया गया, कितने हैं अब। 1813 के बाद कौन सा चार्टर एक्ट देखते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए 1813 के चार्टर एक्ट के बाद 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले तो ये किया गया, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, अब उसे कहाँ का, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा क्या किया गया, दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। पहले दास प्रथा चलती थी, उसको अब इसका उन्मूलन कर दिया गया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी होते थे, पहले उनका जन्म स्थान, उसका धर्म देखकर उसकी नियुक्ति की जाती थी। अब उसे भी जो जन्म स्थान, किसी भी धर्म या जाति देखकर जो नियुक्ति की जाती थी, उसका भी उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है। चौथा और क्या किया गया इसमें, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। ये जो गवर्नर जनरल है, इसको क्या किया गया, पूरे भारत देश के लिए बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया था। अब यहाँ पूरी तरह से क्या कर दिया गया, भारत के साथ तो पहले से ही खत्म था, अब पूरी तरह से कंपनी का काम क्या हो गया, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ये किया गया कि अब कंपनी का काम सिर्फ भारत पर शासन करना रह गया था। भारत पर शासन करना, क्योंकि कंपनी का एकाधिकार तो खत्म हो गया था, अब सिर्फ भारत पर शासन करना। ठीक, फिर इसके 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, पहला, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो नामजदगी होती थी, नामजदगी मतलब गवर्नर जनरल या उसके जो कार्यकारिणी होती थी, वो किसी भी व्यक्ति को मनोनीत करते थे प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उसको ख़त्म करके प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रतियोगिता होने लगी, प्रतियोगिता शुरू हुई। दूसरा किया गया, जो गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्य दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। विधायी कार्य नियम कानून बनाने से संबंधित और प्रशासनिक कार्य प्रशासन करने से संबंधित। इसके बाद आते हैं 1858। 1853 के बाद 1873 आना चाहिए चार्टर एक्ट, लेकिन 1858 आ गया। क्यों? क्योंकि 1857 में क्या हुआ था, विद्रोह, जिसे हम 1857 की क्रांति से जानते हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा, 1858 में तुरंत एक अधिनियम लाना पड़ा, इसे कहते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या किया गया, पहला चीज़
अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी भारत पे, उसके हाथों से छीनकर शासन किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। क्राउन मतलब वहाँ की जो महाराजा या महारानी होती है उसको दे दिया गया। दूसरा क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल था भारत का उसे बदल कर क्या कर दिया गया? उसकी जगह वायसराय। और वायसराय किसके प्रति अब जिम्मेदार हो गया था? महारानी के प्रति या क्राउन के प्रति। पहले किसके प्रति जिम्मेदार होता था ये? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति 1857 से पहले, लेकिन 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। तीसरा और क्या किया गया? तीसरा किया गया एक मंत्री पद, भारतीय मंत्री पद की व्यवस्था की गई। और क्या किया गया? भारत के राज्य सचिव की, भारत में राज्य सचिव पद की स्थापना की गई। ये जो राज्य सचिव था ये अंतिम रूप से क्या होता था? जिम्मेदार। समस्त प्रशासनिक कार्य कौन करता था? राज्य सचिव। ये सर्वोच्च होता था भारत में। अरे किसके प्रति जिम्मेदार होता था? ब्रिटिश संसद के प्रति। अंतिम रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता था? ब्रिटिश संसद के प्रति। चौथा क्या किया गया इसमें, इस अधिनियम में? मुगल सम्राट पहले होता था, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। तो 1858 में इतना सब कुछ हुआ। और एक भारत परिषद का सृजन भी किया गया। भारत परिषद का सृजन किया गया जिसमें 15 सदस्य होते थे, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार चुनती थी और 7 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल चुनते थे, जिन्हें 10 साल का प्रशासनिक अनुभव हो। ठीक है, अब उसके बाद फिर आते हैं, थोड़े से और बाकी हैं। अठारह 1861 का अधिनियम। इसमें क्या किया गया? इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला विभागीय प्रणाली की शुरुआत, नहीं 2 चीज़ें ही याद रखनी है, और दूसरा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विभागीय प्रणाली क्या होती है? जैसे सभी मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिया जाता है, जैसे किसी को गृह विभाग, किसी को रक्षा विभाग, है ना, तो इसे हम कहते हैं विभागीय प्रणाली, या इसे पोर्टफोलियो कहते हैं इंग्लिश में, पोर्टफोलियो। ये पूछ सकता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में की गई? तो 1861 के अधिनियम में। अध्यादेश मतलब क्या होता है? जब सदन का कोई भी सत्र एक्शन में ना हो, कोई भी सत्र जैसे लोकसभा या राज्यसभा, तो पहले क्या होता था? पहले केंद्रीय विधानसभा, वायसराय ही सब कुछ होता था, वायसराय और राज्य सचिव। या जब सत्र एक्शन में ना हो या वायसराय को लगे कि तुरंत ही कोई कानून निर्माण की आवश्यकता है, अधिनियम के पहले ही अगर वायसराय को लगे कि कानून निर्माण की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का जो प्रभाव है वो अधिनियम की तरह ही होता है। अध्यादेश का प्रभाव अधिनियम की तरह ही होता है। इसका प्रभाव कब तक होता है? 6 महीने तक। 1861 के बाद 1873 का अधिनियम आया, ये कुछ खास नहीं है। फिर आता है 1876 का अधिनियम। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो ब्रिटिश की जो महारानी है उसे भारत की भी महारानी घोषित किया गया, या भारत की सामग्री घोषित किया गया। फिर आते हैं 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 से। 1876 से क्या हुआ? ब्रिटिश की महारानी अब भारत की सामग्री घोषित कर दी गई। 1876 को एक और कहा जाता है शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम 1892 के बाद 1861, फिर 1873, 1876, 1892, फिर आते हैं 1909 का, या किसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखना है, वो था
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सांप्रदायिक मतलब मुस्लिमों को, जो मुस्लिम प्रत्याशी खड़े होते थे, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही उनको वोट दे सकते थे, जिसे हम कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का पितामह किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्मदाता। एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे एक नाम याद रखना है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये वायसराय की जो कार्यकारिणी होती थी, वायसराय का एक समूह होता था, लोगों का एक समूह, तो वायसराय की कार्यकारिणी में प्रवेश पाने वाले पहले भारतीय थे कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जो कि 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। फिर देखते हैं 1919 का का अधिनियम, इसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। इसमें 1919 डबल दिख रहा है, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला दूसरा। पहला राग याद रखना है आपको, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कौन कौन थे? एक को कहते थे राज्य परिषद, मतलब आज के राज्यसभा की तरह, और एक को कहते थे केंद्रीय विधानसभा, मतलब आज के लोकसभा की तरह। तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या होती थी 60, जिसमें से 34 क्या होते थे? निर्वाचित, और इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष का। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती थी 144, जहाँ से 104 होते थे निर्वाचित और 44 क्या होते थे? मनोनीत। वायसराय जिन्हें मनोनीत करता था, और इनका कार्यकाल होता था 3 साल का। प्रांतों में द्वैध शासन। अब द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं? द्वैध शासन में जो विषय थे, विषय कौन कौन से? जैसे पुलिस हो गया, गृह विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया। तो ये समस्त जो विषय होते हैं, इन विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग को कहा गया आरक्षित विषय, और एक भाग को कहा गया क्या? हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में जैसे रक्षा, वित्त, सेना, बंदरगाह, रेल, ये सब आते थे। और इनका जो प्रशासन है वो कौन करता था? वायसराय और उसकी कार्यकारिणी। हस्तांतरित विषय में जैसे आते थे स्थानीय स्वशासन, मतलब पंचायती राज, जैसे आता था चिकित्सा। तो इस तरह के विषय, इनका प्रशासन कौन करता था? राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्य होते थे वो हस्तांतरित विषयों का क्या करते थे? प्रशासन करते थे। और ये किनके प्रति जिम्मेदार होते थे? यहाँ के जो सदस्य थे वो वायसराय के प्रति जिम्मेदार होते थे। तो ये है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार अधिनियम। अच्छा, इसमें 2 चीज़ और याद रखनी है। तीसरा, इसमें एक चीज़ और किया गया, कैग का गठन किया गया। कैग जानते हैं ना? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या महालेखाकार, जो ऑडिट करता है समस्त भारत देश में कितना पैसा आया, कितना पैसा सरकार ने खर्चा किया, कितने पैसे का घोटाला हुआ, ये कौन करता है? कैग। इसकी स्थापना कब की गई? 1919 के अधिनियम के द्वारा। एक और काम किया गया इसमें, ये आपको याद रखना है, ली आयोग ने यूपीएससी या लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की थी। और एक चीज़ और याद रखना है आपको,
यही वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया था 1919 में। 1919 में वैधानिक आयोग गठन किया गया था। इसका काम क्या था वैधानिक आयोग का? इस अधिनियम की समीक्षा करना कि अधिनियम सही है, गलत है, ठीक से काम कर पा रहा है या अधिनियम नहीं कर पा रहा है, उसकी समीक्षा करने का काम क्या था? वैधानिक आयोग का था। तो 1919 के बाद 10 साल 1929 में क्या आया था? साइमन कमीशन, वो यही वैधानिक आयोग था। ठीक है, अब देखते हैं 1935 का। उन्नीस सौ 35 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या किया गया? इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। पहले भारत किस किस में टूटा हुआ था? 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत और देसी रियासत। 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासत, इन सब को एक करके क्या बना दिया गया? अब अखिल भारतीय संघ। दूसरा क्या क्या किया गया? संघ से याद रखना है आपको, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जिसे अब क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तीसरा क्या किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब राज्यों को, जैसे आज राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रशासनिक का काम, विधायी कार्य मतलब नियम कानून बनाने का काम करते हैं, उसे कहते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। जैसे यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन था, अब ये द्वैध शासन को हटा दिया गया। चौथा क्या किया गया? द्वैध शासन को प्रांतों से हटा दिया गया। कहाँ लागू कर दिया गया इसे? केंद्र में। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इस द्वैध शासन के अंतर्गत 3 सूचियाँ बनाई गई। 3 सूची, जिसमें पहला था संघ सूची, दूसरा था राज्य सूची, तीसरा था समवर्ती सूची। संघ सूची जिसके अंतर्गत ये सब आते थे: रक्षा, वित्त, सेना, रेल। राज्य सूची स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सेवा, सामुदायिक भवन, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता था। समवर्ती सूची जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते थे, उसे कहते थे समवर्ती सूची। और कुछ ऐसा विषय जो छूट गया था, उन्हें कहते थे अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? वायसराय को। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नहीं थी? संघ में। ठीक है, और क्या किया गया? आरबीआई का गठन किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। और क्या किया गया? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा भी पहले भारत का अंग था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। एक और चीज़ याद रखना है, ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च घोषित कर दिया गया। मतलब भारत में जो भी काम हो, चाहे सैन्य काम हो, सेना रक्षा काम हो, या वित्त संबंधी काम हो, बजट निर्माण संबंधी काम हो, तो किससे अनुमति लेनी अनिवार्य थी? ब्रिटिश संसद से। अब ब्रिटिश संसद क्या हो गया? सर्वोच्च। इसके द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब आते हैं 1947, अब ये लास्ट है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें क्या किया गया? सबसे पहले 2 अधिराज्यों का निर्माण किया गया। 2 अधिराज्य कौन कौन से थे? पाकिस्तान और भारत। दूसरा, संविधान सभा का गठन किया गया। और जब तक पाकिस्तान और भारत में संविधान बन नहीं जाता, तब तक संविधान सभा किसकी तरह कार्य करेगी? एक विधानमंडल की तरह। मतलब देश को चलाने वाली एक कार्यकारिणी, लोगों का समूह, विधानमंडल, जब तक भारत और पाक अपने लिए नियम कानून नहीं बनाए जाते।
दूसरा, भारत और पाकिस्तान दोनों में एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई जब तक दोनों देशों में प्रधानमंत्री नहीं बन गए। चौथा, जो देसी रियासत थे उनको छूट दी गई। क्या छूट दी गई? या तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं या फिर भारत में सम्मिलित हो सकते हैं। पांचवा, भारत में जो मंत्री पद था जिसे भारत मंत्री कहा जाता था, और क्या था, एक राज्य सचिव भी था, इन दोनों के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। फिर क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा था यहाँ पे 1935 के अधिनियम में कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, उसे यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश संसद की सर्वोपरिता को ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से 1773 से 1947 तक जो अधिनियम बने उसे हम कहते हैं भारत का संवैधानिक विकास। इस पर चलिए टेस्ट लेते हैं 20-30 क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में क्या प्रावधान था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। दूसरा, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट में स्थानांतरित की? कौन सा था वो? 1858। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब किसमें प्रदान की गई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। आगे देखते हैं, एक तरफ दिया है, सूची को सुमिलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनिए। मतलब इस साइड आपके दिया है कार्य और इस साइड दिया है कि किस वायसराय या व्यक्ति के कार्यकाल में संपन्न हुए। तो सबसे पहला है अगस्त घोषणा पत्र। अगस्त घोषणा पत्र ये हुआ लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय काल में। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने दिया था। अगस्त संकल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त संकल्प किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये तो सबको याद होगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, सी का 3, सी का 4 और डी का 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 1, 4, 3। या आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ये तो सब जानते हैं, 1773। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ये थोड़ा टफ है। छठवां का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1786 अमेंडमेंट एक्ट। बाद में इस पर अमेंडमेंट किया गया था उसी एक्ट के तहत। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? किस अधिनियम के द्वारा? 1876। आठवां, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? किस आश्वासन को पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, इस आश्वासन को पूरा किया था क्या? नहीं। देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, हाँ, इस आश्वासन को उन्होंने पूरा किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये सब जानते हैं। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्म हुआ और लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? ये दिया है 1909। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? मार्ले मिंटो के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। एक ही क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है।
फिर आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ये 1919 में आया था। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था है, दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन में कौन था? ये था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये भी थे सर स्टुअर्ट क्रिप्स, ये भी एलेक्जेंडर भी थे। ये जो लॉर्ड एमरी थे ये नहीं थे, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति, ये पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रांतीय समूहीकरण ये था। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था। संविधान निर्माण का अधिकार भी था, ये नहीं था। 16 भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ये हम पढ़े हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 18 का बी, क्या ये सही है? ये भी सही है। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, ये भी सही है। साइमन कमीशन द्वारा भारत का विभाजन, ये सही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्वों की मंजूरी दी गई थी? तो ए का 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। फिर 1935 में क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो कौन सा क्वेश्चन है आपका? 19वां। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी 1935 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसमें क्या किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या किया गया था? गलत हो गया ये। 1919 में था प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में था प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार में क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या किया गया था? सती प्रथा का अंत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या किया था? ब्रिटिश शक्ति में क्या? ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ किसमें प्रस्ताव किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? किसने किया? 1919 ने। अगला है 22वां। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया। कौन सा संघीय प्रणाली था? 1935। संघीय प्रणाली मतलब जब भारत एक हो गया था, मतलब एक ही सरकार सारी चीज़ें नियंत्रित या संविधान कानून निर्माण अध्यादेश जारी कर रही थी, मतलब संगठित हो गया था एक रूप में। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो 1935 या 1935। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसके द्वारा? 1858 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, है ना। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? 25 का क्या हो जाएगा? निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी किसमें दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 में। अगला देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।